हेलो क्लास। ये हमारी पाइथन की यूनिट 1 की स्टार्टिंग क्लास है। अगर हम 12th क्लास के सिलेबस पे नज़र डालें तो इस साल सेशन 2020-21 में प- जो आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस में है उसमें टोटल 3 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, दूसरी यूनिट कंप्यूटर नेटवर्क और तीसरी यूनिट डेटाबेस मैनेजमेंट। जो पहली यूनिट है कंप्यूटेशनल थिंकिंग वो टोटल 40 मार्क्स की है। सेकेंड यूनिट कंप्यूटर नेटवर्क 10 मार्क्स की है और थर्ड यूनिट जो डेटाबेस है वो टोटल 20 मार्क्स की है। तो इस तरीके से 40, 10 और 20 70 मार्क्स का आपका जो एंड टर्म का थ्योरी एग्जाम 12th में होगा उसमें ये यूनिट 40 मार्क वेटेज रखती है। तो ये यूनिट सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये यूनिट मैं स्टार्ट आज करने जा रहा हूँ। तो अगर हम लोग सिलेबस पे नज़र डालें तो इस यूनिट की स्टार्टिंग में लिखा है कि आपको 11th क्लास में जो आपने पाइथन में पढ़ा वो सारा आपको रिवाइज करना है। तो 11th में हमने जो पढ़ा वो हमें सारा यहाँ पे रिवाइज करना है। हम देखें तो 11th में हमने क्या क्या पढ़ा था। पाइथन प्रोग्रामिंग के बेसिक्स, फीचर्स ऑफ पाइथन, पाइथन का जो कैरेक्टर सेट है, टोकन्स और आइडेंटिफायर, कीवर्ड, लिटरल्स, डिलिमिटर्स और ऑपरेटर्स। फिर हमने कमेंट पढ़े थे, वेरिएबल और डेटा टाइप्स पढ़े थे, ऑपरेटर और उनका टाइप पढ़ा था। फिर हमने देखा था प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होता है और उसमें कौन कौन सी एरर आ सकती हैं, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर, लॉजिकल एरर, ईटीसी। फिर हमने देखा था कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, इसमें इफ एल्स वगैरह हमने देखा था। फिर हमने देखा था इटरेटिव कंप्यूटेशन क्या होता है। फिर हमने इसमें देखे थे लूप्स वगैरह देखे थे और कंट्रोल फ्लो। फिर हमने स्ट्रिंग देखा था और हमने लिस्ट, टपल्स और डिक्शनरी डेटा टाइप पढ़े थे, सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स पढ़ी थी और पाइथन मॉड्यूल्स पढ़े थे। तो ये सारा हमें रिवाइज करना है। मैं आपको ये सारा रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि 12th में ये सारा बेसिक 12th के सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सीबीएसई ने भी अपने सिलेबस में अलग से मेंशन किया हुआ है कि आपको 11th में पढ़ा हुआ पाइथन का पार्ट दोबारा पढ़ना है। तो अगर हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, तो सबसे पहले अगर हम देखें कि प्रोग्रामिंग, तो प्रोग्रामिंग क्या होता है। जब भी हम कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कोई काम करने के लिए तो उ, उसको लिखने की प्रोसेस प्रोग्रामिंग कहलाती है। तो अगर हम देखें कि हमने कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस दिया 2 नंबर ऐड करने के लिए और हमने कंप्यूटर को उनको ऐड करने को बोला, तो जो हम इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे उसको लिखने की प्रोसेस को प्रोग्रामिंग बोलते हैं और जो चीज़ हम लिखते हैं उसे कंप्यूटर प्रोग्राम बोलते हैं। तो प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग में ये डिफरेंस है। प्रोग्राम क्या होता है, वो इंस्ट्रक्शंस का सेट जो हम कंप्यूटर को देते हैं, और प्रोग्रामिंग उस इंस्ट्रक्शंस को लिखने की प्रोसेस को बोलते हैं। तो जैसे हम लोग अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग हिंदी या इंग्लिश बोलते हैं, तो ऐसे ही कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझ सकता है उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज हुई जो कंप्यूटर समझ सकता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक स्पेशल सिंटैक्स में लिखी जाती है जिसको कंप्यूटर पढ़ के उसको समझ सके। तो अब हम देखते हैं कि पाइ जो हमारे सिलेबस में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो पाइथन लैंग्वेज है ये एक इंटरप्रेटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसमें जो वर्ड यूज हुआ इंटरप्रेटेड और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका मतलब मैं आगे बताऊंगा। तो इस लैंग्वेज की जो ये रिलीज हुई 1991 में, तो अभी काफ़ी नई लैंग्वेज है और काफ़ी इसका यूज होता है रिसर्च वर्क में और इंडस्ट्रीज में। तो हाई लेवल और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं। मान लीजिए, मुझे पहले मैं बताता हूँ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। कंप्यूटर जो होता है वो किसी भी जो प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर हमेशा मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। कंप्यूटर इंग्लिश को समझ नहीं सकता, हिंदी को समझ नहीं सकता। कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है उसे हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। तो लेकिन मशीन लैंग्वेज जो होती है उसको उसमें कोड लिखना बहुत मुश्किल होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे अगर मान लीजिए आपको मशीन लैंग्वेज मोस्टली बेसिकली बाइनरी लैंग्वेज ही होती है। तो मान लीजिए आपको अगर बोला जाए आपको 8 लिखना है, तो आप बाइनरी में कैसे लिखेंगे। बाइनरी में 8 लिखना हो आपको तो 1
0 0 0। तो ये 8 हो गया, लेकिन बाइनरी में लिखना, बाइनरी में प्रोग्रामिंग करना उतना इजी नहीं होता। तो इसीलिए लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज थी जो प्रोग्रामर के लिए टफ टू अंडरस्टैंड थी। प्रोग्रामर उन्हें मुश्किल से समझ सकता था, लेकिन वो मशीन फ्रेंडली थी, मशीन उसे डायरेक्ट समझ सकती थी, और उनमें एरर निकालना, उनको डिबग करना डिफिकल्ट था। और इसके दो एग्जाम्पल हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। पहला तो मशीन लैंग्वेज जो कंप्यूटर डायरेक्ट समझ सकता है, और दूसरा असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को हमें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर की जरूरत पड़ती थी। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो प्रोग्रामर के लिए ज़्यादा इजी होती हैं अंडरस्टैंड करना रिलेटिवली मशीन के। हमने देखा कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या थी जो मशीन इजीली अंडरस्टैंड कर सकती थी, लेकिन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो प्रोग्रामर है वो आसानी से कोड कर सकता है उसमें, और आसानी से उनको समझ सकता है। तो जैसे आजकल की जितनी सारी लैंग्वेजेस हैं, जैसे जावा हो गई, पाइथन हो गई, ये सारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। इसमें जो हमारा सिंटैक्स होता है वो थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज लाइक होता है। हम जैसे पाइथन में लिख देते हैं प्रिंट हेलो, तो ये हम तो इंग्लिश टाइप का सेंटेंस बना रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर उसे कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, और तब कंप्यूटर उसे समझता है। तो जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, उनको कंप्यूटर को कन्वर्ट करना पड़ता है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में एग्जैक्टली। तो जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो प्रोग्रामर के लिए इजी टू अंडरस्टैंड होती हैं, प्रोग्रामर फ्रेंडली होती हैं, सिंपल टू डीबग होती हैं, उसमें आप एरर्स आसानी से निकाल सकते हो, और कंपाइलर या इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है उस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ पाइथन। पाइथन क्या है? इजी टू यूज है क्योंकि इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल होता है, हम आसानी से इसका सिंटैक्स सीख सकते हैं। और पाइथन का जो कोड होता है वो काफ़ी छोटा होता है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। अगर हम कंपैरिजन में देखें जावा या सी के, तो पाइथन का कोड काफ़ी छोटा होता है। और ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मैंने बताया हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेज होती हैं जो प्रोग्रामर के अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा इजी होती हैं, लेकिन जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो मशीन के अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा इजी होती हैं, मशीन उन्हें आसानी से समझ सकती है। तो अभी हम फीचर्स ऑफ पाइथन कंटिन्यू करेंगे। तो ये लैंग्वेजेस केस सेंसिटिव है पाइथन। तो इसमें मान लीजिए मैं स्मॉल में, मान लीजिए मैं लिखता हूँ NUMBER, ये पूरा कैपिटल में लिखता हूँ, और एक स्मॉल में लिखता हूँ, केवल N कैपिटल है और बाकी स्मॉल UMBER स्मॉल में है। तो ये दोनों चीज़ें पाइथन के लिए डिफरेंट होंगी क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है। तो अगर हम कोई चीज़ अपर केस में लिखते हैं और कोई चीज़ लोअर केस में लिखते हैं तो दोनों पाइथन के लिए डिफरेंट होंगी। और पाइथन जो है वो इंडेंटेशन यूज करता है ब्लॉक्स के लिए। आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा होगा कि जैसे फॉर लूप है तो उसका जो ब्लॉक है उसके लिए इंडेंटेशन का यूज होता है। तो अब हम देखते हैं पाइथन में वर्किंग। पाइथन में हम दो तरीके से काम कर सकते हैं। पहला तो इंटरेक्टिव मोड और दूसरा स्क्रिप्ट मोड। तो इंटरेक्टिव मोड बेसिकली छोटे प्रोग्राम्स के लिए होता है। इंटरेक्टिव मोड में हम एक कमांड लाइन सेल ओपन करते हैं और उसमें कुछ लिखते हैं पाइथन की कमांड्स। पाइथन उन्हें पढ़ता है और तुरंत उनका आउटपुट दे देता है, और उसके पहले जो हमने कमांड्स लिखी होती हैं वो पाइथन की मेमोरी में रहती हैं। तो इट इज अ कमांड लाइक सेल that gives immediate feedback for each sentence statement while running previously fed statement in active memory। ये in और active के बीच में स्पेस होगा, ये गलती से स्पेस नहीं है यहाँ पे। while running previously fed statement in active memory। तो इसको हम देखते हैं कि ये पाइथन के सिंटेक्स को एक्सप्लोर करने के लिए हम देख सकते हैं, और छोटे प्रोग्राम्स को डीबग करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको मैं दिखाता हूँ स्क्रिप्ट मोड। मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ पाइथन। जब हमने पाइथन टाइप किया तो हमने देखा ये 3 एरो बन के आ गए। 3 एरो का मतलब है ये पाइथन की कमांड लाइन सेल है, और पाइथन यहाँ पे वेट कर रहा है कि हम इसको कोई इनपुट दें। तो ये हमारा कौन सा मोड है? इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड में हम पाइथन को एक एक करके सेंटेंस इनपुट देते हैं, और पाइथन प्रीवियसली स्टेटमेंट्स को भी मेमोरी में रखता है और हमें उनका आउटपुट देता है। तो यहाँ पे मान लीजिए हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं। मान लीजिए हमने लिखा x = 5। यहाँ पे हमने पाइथन को कुछ करने के लिए नहीं बोला, प्रिंट करने के लिए नहीं बोला, उसने कुछ नहीं किया।
मान लीजिए मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू 6, ये मैंने लिखा। फिर इसके बाद मैं लिख देता हूँ प्रिंट हेलो वर्ड। मैंने ये प्रिंट करने को बोला पाइथन को, हेलो वर्ड प्रिंट करने के लिए। और जो पुराने स्टेटमेंट्स मैंने इनपुट किए, x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 6। अभी मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ। इंटर प्रेस करने पे जो मैंने उसे काम करने के बोला, हेलो वर्ड प्रिंट करने के लिए बोला, तो उसने हेलो वर्ड प्रिंट कर दिया। अभी मैं उससे बोलता हूँ प्रिंट सम इज इक्वल टू कॉमा x प्लस वाई। मैंने उसे बोला कि सम प्रिंट करे x और y का। तो उसने क्या प्रिंट किया, सम इज इक्वल टू 11। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैंने x उसको 5 दिया था, y 6 दिया था, और फिर उसको बोला था मैंने प्रिंट हेलो वर्ड करने के लिए। उसने हेलो वर्ड प्रिंट किया, लेकिन उसने x और y की वैल्यू भी अपनी एक्टिव मेमोरी में रखी। तो प्रीवियसली फेड स्टेटमेंट्स को भी वो अपनी एक्टिव मेमोरी में रखता है। तो it is a command line shell that gives immediate feedback for each statement while running previously fed statements in active memory। यहाँ पे स्पेस रहेगा। तो ये इंटरेक्टिव मोड हम छोटे प्रोग्राम्स को लिखने के लिए यूज कर सकते हैं, उनको डिबग करने के लिए यूज कर सकते हैं, और पाइथन का सिंटैक्स एक्सप्लोर करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। जो दूसरा मोड होता है उसका नाम है स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड बेसिकली हम बड़े प्रोग्राम्स लिखने के लिए यूज करते हैं। तो इंटरेक्टिव मोड में आपने देखा कि आपने कमांड्स लिखी, आप उसको कमांड लाइन सेल को बंद करेंगे, आपके वो कहीं पे सेव नहीं है, वो सारा गायब हो जाएगा। तो स्क्रिप्ट मोड में हम क्या करते हैं, हम अपना जो प्रोग्राम लिखते हैं, हम उसकी कमांड्स को एक किसी टेक्स्ट फाइल में स्टोर कर सकते हैं जिसका एक्सटेंशन डॉट पी वाई हो। एक्सटेंशन डॉट पी वाई होना चाहिए पाइथन फाइल का, और उसको हम पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं एक बार में। जो पूरी टेक्स्ट फाइल होगी उसको पाइथन जो होगा वो इंटरप्रेट करेगा और उसका आउटपुट देगा। ये किसके लिए सूटेबल होती है, लार्ज प्रोग्राम्स के लिए। तो इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड में अंतर क्या है, हम स्क्रिप्ट मोड में एक फाइल में प्रोग्राम लिखते हैं, उसका एक्सटेंशन होता है डॉट पी वाई, और उसमें हम सारी कमांड्स लिखते हैं, उसको हम सेव करते हैं डॉट पी वाई एक्सटेंशन से। लेकिन इंटरेक्टिव मोड में हम ऐसा कुछ नहीं करते। इंटरेक्टिव मोड में हम डायरेक्ट कमांड लिखते हैं, और पाइथन जो प्रीवियसली फेड स्टेटमेंट्स होता है उनको भी अपनी मेमोरी में रखता है और फिर उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देता है। तो छोटे प्रोग्राम्स के लिए तो इंटरेक्टिव मोड सूटेबल है, लेकिन बड़े प्रोग्राम्स के लिए हमेशा स्क्रिप्ट मोड यूज करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कैरेक्टर सेट। तो कैरेक्टर सेट क्या होता है, कोई भी लैंग्वेज बहुत सारे कैरेक्टर्स को समझती है। तो जैसे पाइथन में भी हमने देखा कि हमने लिखा था प्रिंट हेलो वर्ड, तो ये सारे क्या हैं, लेटर्स। हमने लिखा था x इजिकल टू 9, तो 9 क्या है, डिजिट। तो इस तरीके से पाइथन बहुत सारे कैरेक्टर को समझती है। कोई भी लैंग्वेज जो सारे कैरेक्टर्स जिनको वो समझती है उसे हम बोलते हैं कैरेक्टर सेट, उस लैंग्वेज का कैरेक्टर सेट। तो पाइथन के केस में अगर हम बोले तो पाइथन ए से जेड तक कैपिटल लेटर्स इन सभी को समझता है, स्मॉल ए से जेड तक लेटर्स सभी को समझता है, डिजिट्स में 0 से 9 सबको समझता है, और बहुत सारे स्पेशल सिंबल्स उन सब की भी मीनिंग है पाइथन में। तो इन सबको पाइथन समझता है। फिर हम देखते हैं टोकन्स क्या होते हैं। टोकन्स क्या होते हैं, किसी भी प्रोग्राम में उसको हम बहुत छोटी छोटी यूनिट्स में बांट सकते हैं। जो इंडिविजुअल स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम टोकन बोलते हैं। तो टोकन कितने तरीके के हो सकते हैं, कीवर्ड्स हो सकते हैं, आइडेंटिफायर्स हो सकते हैं, लिटरल्स हो सकते हैं, ऑपरेटर्स हो सकते हैं, और पंचुएटर्स हो सकते हैं। तो अभी हम इनको आगे देखते हैं कि ये सब क्या क्या है। तो अगर हम देखें आइडेंटिफायर, तो पाइथन प्रोग्राम में जब भी हम किसी वेरिएबल को, किसी फंक्शन को, किसी क्लास को, किसी मॉड्यूल को, या दूसरे ऑब्जेक्ट्स को हम कोई नाम देते हैं तो उस नाम को हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। आइडेंटिफायर क्या होता है, किसी चीज़ का नाम, जैसे वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम, क्लास का नाम, मॉड्यूल का नाम, या और भी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लिस्ट का नाम, डिक्शनरी का नाम, ये सब क्या हो गए, आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर का नाम, आइडेंटिफायर के नाम रखने के लिए कुछ रूल्स हैं पाइथन में। तो वो रूल्स क्या हैं, जैसे हम किसी भी आइडेंटिफायर का नाम रखते हैं तो वो किसी लेटर से स्टार्ट हो सकता है या अंडरस्कोर से। तो किसी लेटर से स्टार्ट होगा, मीन्स ए से जेड कैपिटल में स्टार्ट हो सकता है, और ए से जेड स्मॉल में स्टार्ट हो सकता है, या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। और उसके बाद उसमें 0 से 9 तक की डिजिट्स आ सकती हैं, और
उसमें और उसमें अंडरस्कोर्स आ सकते हैं। तो याद रखना होगा यहाँ पे कि हमें अंडरस्कोर से स्टार्टिंग नहीं होगी और ना कि डिजिट से ही स्टार्टिंग होगी। तो हमारी जो स्टार्टिंग हो सकती है वो केवल लेटर से हो सकती है, अंडरस्कोर से हो सकती है, और स्टार्टिंग नंबर से स्टार्टिंग नहीं होगी। और स्टार्टिंग, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। तो आइडेंटिफायर जो स्टार्ट होगा वो अल्फाबेट ए से जेड तक से स्टार्ट हो सकता है या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, वो नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। और भी कोई स्पेशल सिंबल इसके अलावा, अंडरस्कोर के अलावा यूज नहीं होगा। तो पाइथन में जो केवल स्पेशल सिंबल यूज होगा वो अंडरस्कोर होगा, बाकी सिंबल ये यूज नहीं होंगे। कीवर्ड को हम आइडेंटिफायर के रूप में यूज नहीं कर सकते। अभी कीवर्ड क्या होता है वो आगे मैं बताऊंगा। तो पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो उसमें, ये मैंने पहले भी बताया था, तो उसमें अगर हम नेम लिखते हैं और नेम लिखते हैं, ये दोनों डिफरेंट आइडेंटिफायर है पाइथन में। तो नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है कि जब हमें किसी चीज़ का नाम रखना होता है तो जनरली हमें क्या फॉलो करना चाहिए। जब भी हम किसी क्लास का नाम रखते हैं तो वो अपर केस लेटर में होना चाहिए उसकी स्टार्टिंग, लेकिन बाकी सारे आइडेंटिफायर एक लोअर केस लेटर में स्टार्ट होने चाहिए। तो कीवर्ड अब हम देखते हैं कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड ऐसे रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो पाइथन अपने यूज के लिए रखता है। तो जैसे अगर हम इसमें देखें, कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स एंड हैव स्पेशल मीनिंग, उनका एक स्पेशल मीनिंग होता है और एक उनका फंक्शन होता है, और उनको हम अपने काम के लिए यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर हम फॉर लिखें तो फॉर पाइथन में क्या है, एक रिजर्व वर्ड है। इसकी एक मीनिंग है कि एक लूप है, ये किसी चीज को बार बार करेगा। वाइल क्या है, ये भी एक रिजर्व वर्ड है, ये भी एक लूप का काम करता है। एल्स क्या है, ये हमें डिसीजन कंट्रोल में काम आता है, ये हमें बताता है कि या तो एफ में से और एल्स में से एक चीज को चूज करना है। अब हम देखेंगे लिटरल्स। लिटरल्स क्या होते हैं। लिटरल्स ऐसे डेटा आइटम होते हैं जिनकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। तो मतलब कोई भी फिक्स्ड वैल्यू हुई उसको हम लिटरल बोल सकते हैं। तो पाइथन में बहुत सारे टाइप के लिटरल हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है। लिटरल स्ट्रिंग हो सकती है, स्ट्रिंग टाइप की कोई फिक्स्ड वैल्यू हो सकती है, न्यूमेरिक हो सकती है, बूलियन हो सकती है, नन हो सकती है, सीक्वेंस हो सकती है। तो लिटरल क्या हुई, एक फिक्स्ड वैल्यू, और फिक्स्ड वैल्यू का जो टाइप है वो ये सारे हैं, वो किस किस टाइप की हो सकती है। अगर आप आगे जब पढ़ेंगे, 11th में भी आपने पढ़ा होगा कि जब ये सारे टाइप्स होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डेटा टाइप्स। तो लिटरल क्या हो गया, एक फिक्स्ड वैल्यू, और उसका टाइप क्या हो गया, टाइप ऑफ डेटा, या टाइप ऑफ दैट फिक्स्ड वैल्यू मीन्स डेटा टाइप। तो ये डेटा टाइप में भी आप पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग डेटा टाइप, न्यूमेरिक डेटा टाइप, बुलियन डेटा टाइप, या नन और सीक्वेंस। तो ये सारे आप डेटा टाइप में भी आगे पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें याद रखनी होगी। तो स्ट्रिंग दो पार्ट में हो सकती है, मल्टी लाइन या सिंगल लाइन। न्यूमेरिक में इंटीजर, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ सकते हैं। बुलियन में ट्रू या फॉल्स, फिर नन, और सीक्वेंस में लिस्ट, टपल, डिक्शनरी या सेट आ सकता है। तो अभी हम देखते हैं स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है। जैसे हम कुछ भी सेंटेंस लिखते हैं और उसे सिंगल, डबल या ट्रिपल कोट्स में बंद करते हैं तो वो हमारा स्ट्रिंग लिटरल होती है। तो पाइथन में मान लीजिए अगर हमें लिखना है, मान लीजिए हमें लिखना है कि इंडिया इज ग्रेट, मान लीजिए मुझे ये टाइप करना है, इंडिया इज ग्रेट। तो आपको अभी मैंने बताया इंटरेक्टिव मोड में, इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है, इंटरेक्टिव मोड में मैं ओपन करता हूँ, ये इंटरेक्टिव मोड है। तो मान लीजिए मैं अगर इसमें लिखूँ प्रिंट इंडिया इज ग्रेट, ठीक है। तो इसको जब मैं इंटर दबाऊंगा तो उसने क्या प्रिंट किया, इंडिया इज ग्रेट। लेकिन मुझे प्रिंट क्या करना था, इंडिया इज ग्रेट विद इन डबल कोट्स। तो हमें ये डबल कोट्स में प्रिंट करना था, लेकिन यहाँ पे तो पाइथन के सेंटेंस के सिंटैक्स के हिसाब से जब भी हम कोई इसमें वो देते हैं प्रिंट के अंदर, डबल कोट्स के अंदर, वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। तो हमें डबल कोट्स के अंदर प्रिंट करना है। तो अगर हम ऐसे करते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा सोच रहा हो कि अगर हम ऐसे कर दें इंडिया इज ग्रेट, तो शायद ये, क्योंकि ये डबल कोट पाइथन का हो गया और ये डबल कोट जो हमारे हो गए। तो अगर मैं इसको इंटर करता हूं तो ये एक हमें सिंटैक्स एरर देगा कि इनवैलिड सिंटैक्स। तो जैसे हमें जब इस टाइप की चीज़ें प्रिंट करनी होती हैं जिनकी पाइथन में ऑलरेडी मीनिंग डिफाइन है,
तो उनके लिए हम escape कैरेक्टर का यूज करते हैं, हम बैक स्लैश का यूज करते हैं कि कैरेक्टर की जो मीनिंग है उसे escape करने के लिए। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे मैं लिख रहा था कि मान लीजिए मैंने लिखा इंडिया इज ग्रेट, और मैं पाइथन को बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरा डबल कोट है इसका एक स्पेशल मीनिंग है और इसको वो अलग तरीके से समझे। तो मैं इसके कैरेक्टर बैक स्लैश का मैंने यूज किया। अभी मैंने पहला बैक स्लैश, पहला डबल कोट पाइथन का हो गया, लास्ट डबल कोट पाइथन का हो गया, और इसके आगे ये जो मैंने यूज किया बैक स्लैश डबल कोट बैक स्लैश डबल कोट, तो इसका मतलब हुआ कि पाइथन इस डबल कोट को समझेगा कि हमें इसको एज इट इज प्रिंट करना है। तो अभी मैं इंटर दबाता हूँ, तो अभी उसने प्रिंट किया इंडिया इज ग्रेट। तो इस तरीके से उसने हमारा जो हमें प्रिंट करना था इंडिया इज ग्रेट उसका हमें आउटपुट दे दिया। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आगे के टॉपिक्स मैं आपको आगे के क्लासेस में बताऊंगा। थैंक यू।